आज 20 साल बाद आप उसे देखते हैं तो क्या बदलाव आया है अपने हॉर्टिकल्चर में? डाइवर्सिफिकेशन भी ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। लैंड तो लिमिटेड है। लैंड इज लिमिटेड ऑफ हमारा जो कल्टिवेबल एरिया है वो लगभग 141 142 पिछले कई सालों से जो है वो स्टैग्नेंट है। तो आपका प्लांटिंग मटेरियल है वो अगर हेल्दी नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी उसमें फर्टिगेशन कर लें, इरिगेशन दे दें, लेकिन वो अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकता है। नमस्कार, करियर कंपास विद अखिल नाथ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिग्गज हस्ती के साथ बैठे हैं जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रह चुके हैं। हेयर आई प्रेजेंट टू यू डॉक्टर BS नेगी जी। नमस्कार अखिल जी। नमस्कार सर। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा बेसिकली जो एजुकेशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने MSc किया है जी। और PhD मैंने इन सर्विस की है। मैं बेसिकली भारत सरकार में 1983 से 2012 तक काम किया है, लेकिन बीच में 2012 से और 18 तक मैं डेपुटेशन पे उत्तराखंड सरकार में डेपुटेशन पे रहा हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पद पे रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर का बेसिकली मेरा जो वो है वो जब भारत सरकार ने 2004-05 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया था तो मैं तब से ही उससे जुड़ा हूँ जी। उसकी जो गाइडलाइंस बनी थी उसमें भी जुड़ा रहा। जब नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन लॉन्च हुआ था 2004-05 में ही, उससे भी मैं हम गाइडलाइंस बनाने से लेकर के जुड़े रहे। तो ये समझ लीजिए। बाकी कई हमने नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग हमने की है, जैसे आपका जापान, मलेशिया और लगभग मैंने 11 कंट्रीज़ में जी। ट्रेनिंग, स्टडी विजिट, वर्कशॉप, सेमिनार्स में प्रतिभाग किया है, जो कि मोस्टली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रहा है। तो सर, आज से 20 साल पहले हॉर्टिकल्चर में क्या चीज़ें आपने देखी और आज 20 साल बाद आप उसे देखते हैं तो क्या बदलाव आया है अपने हॉर्टिकल्चर में पूरे मैं देश अगर में? ये कहूँ कि जो हॉर्टिकल्चर की इवन भारत सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी जो जर्नी रही है वो 7th प्लान से स्टार्ट हुआ है। जो फर्स्ट जो स्कीम जिसको हम कह सकते हैं कि लॉन्च हुई है, जिसमें सब्सिडी बेस्ड स्कीम जो थी वो 7th प्लान से स्टार्ट हुआ और इसका जो उसमें बजट था वो मात्र 24 करोड़ रुपये था जी। उसके बाद धीरे धीरे हर जो 5 ईयर्स प्लान में इसका बजट बढ़ता गया और 12th 5 ईयर प्लान आते आते जो एक्चुअल में जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स का जो बजट है वो लगभग 2000 या 2500 करोड़ तक पहुंच गया था। उसके बाद से भारत सरकार प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, अब उसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है। तो अगर 24-25 का हम देखें, भारत सरकार का जो बजटरी एलोकेशन है वो लगभग 2500 करोड़ तो बिल्कुल डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो उससे एसेसरीज जो और योजनाएं हैं एलाइड, जैसे माइक्रो इरिगेशन, PKVY है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, RKVY है जी। और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो है, अगर आप देखें तो लगभग 6000 6500 करोड़ का जो बजट है वो। सर, ऑन ग्राउंड टेक्नोलॉजी में कितना विस्तार हुआ है और जो फार्मर्स 20 साल पहले जो फार्मर्स थे और आज जो फार्मर्स आप देख रहे हैं उनमें क्या आपने मेन बदलाव देखा? एक्चुअली में अगर हम देखें कि जो हॉर्टिकल्चर में जब 2004-05 में जी ये स्कीम लॉन्च हुई थी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उससे 2-3 साल पहले जो हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट लॉन्च हुआ था, उस समय जो पूरे कंट्री में एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर जो था वो लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर था। इसके सरकारी पॉलिसीज के अलावा आप
कल के फार्मर और आज के फार्मर में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं? प्रोडक्टिविटी में क्या चल रहा है नया? और क्या आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा कि जब ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूरे कंट्री में लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट थे, जिसको हम बोलते हैं कि एंड टू एंड अप्रोच, नर्सरी से लेकर के प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, ये सब इंक्लूड था। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड फार्मर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले था। और बहुत सारे जो न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे इसमें इंक्लूडिंग आपका प्रिसीजन फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन, अब हमारा जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन, तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी जी, इससे पहले प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे जो फल थे, हमारे सब्जियां हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स थी, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी। लेकिन जब सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम्स बहुत सारे स्टेट्स ने चलाया, उस और जो नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इसमें इन्फ्यूज़न हुआ, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। जनरली जो देखा जाता है कि फार्मर एक टाइप की क्रॉप ही करते थे, हार्वेस्ट करते थे, लेकिन अब जो आपने जैसे बताया, जो इतने गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, जो मिशन लॉन्च हुए, उसके बाद से सर अवेयरनेस भी बढ़ी है कि कुछ डाइवर्सिफाई करने से इनकम में एनहेंसमेंट होता है। यस, डाइवर्सिफिकेशन भी ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। और इनफैक्ट इंटरक्रॉपिंग से भी जो है, जैसे फार्मर्स की इनकम क्या है कि सपोज आपने फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं, तो उसमें कई चीज़ों में ऐसा था कि इनिशियली कम से कम 3-4 साल तक, जब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं आ जाती, तब तक आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे लेगुमिनस क्रॉप्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, जिससे कि किसान की जो इनकम है वो बड़ी है। और अभी शायद 2017-18 में नीति आयोग ने एक इवेल्युएशन और इम्पैक्ट असेसमेंट किया था जितने भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, और उसमें ये स्पष्ट रूप से पता लगा है कि न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि आपका जो जीडीपी में, एग्रीकल्चर जीडीपी में जो हॉर्टिकल्चर का जो शेयर है वो काफ़ी बड़ा है, और लगभग आज 30% के आसपास हॉर्टिकल्चर का योगदान है। क्योंकि जैसे आप समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा वो है कि जिससे कम एरिया में आप अधिक पैदावार ले सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स आप कर सकते हैं, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन का भी स्कोप काफ़ी रहता है। तो ये हॉर्टिकल्चर से काफ़ी, और इसको लोग एक गोल्डन रेवोल्यूशन, जैसे हम लोग वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन हम कहते हैं, जिसको फिश से ही जो है, तो इसको एक नाम दिया गया था कि ये एक गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर में आया है, जब से कि नॉट ओनली गवर्नमेंट बट फिर किसानों ने भी उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा जो है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, डाइवर्सिफिकेशन। उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो पहले किस टाइप के क्रॉप्स पॉपुलर थे, और आज हॉर्टिकल्चर जो अवेयरनेस आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके बढ़ने के बाद से क्या क्रॉप्स में चेंज आया है? किस टाइप के क्रॉप्स? ये आपने बहुत सही सवाल किया। जैसे कि हमारा इंडिया में, हमारी कंट्री में डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, और डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वहाँ पैदा किए जाते हैं। तो सिमिलरली अगर आप उत्तराखंड को लें, तो उत्तराखंड अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जहाँ सभी टाइप की जो क्लाइमेट है, एग्रो जो इकोलॉजी है, हमारे पास तराई एंड भावर एरिया है। आप देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में वैलीज़ हैं, रिवर वैलीज जो हैं उनमें होता है, मिड हिल्स हैं, हाई हिल्स हैं, और भी जो अगर आप बहुत ही डाइवर्स एल्पाइन एरिया में जाए तो जितनी भी मेडिसिनल, जिसको बोलते हैं हम रियर
जी। एंड इंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो सब पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में बहुत स्कोप है हॉर्टिकल्चर का, इवन एग्रीकल्चर में। जो आजकल आपने सुना होगा कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, और हमारे यहाँ के जो मोस्टली मोर देन 65% या अराउंड 65% एरिया जो है वो रेनफेड है। तो वहाँ पे एक तो ये रेनफेड एरिया बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा ये इट इज़ सूटेबल फॉर मिलेट्स कल्टीवेशन। और आजकल मिलेट्स का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत पहले जो हमारे यहाँ मंडुआ बोलते हैं, साउथ में उसको रागी बोलते हैं, तो एक टाइम पे ये 10-12 रुपये किलो होता था। आज गवर्नमेंट का ही जो सपोर्ट प्राइस है वो 38 रुपीज़ से ज़्यादा है, और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इसकी कॉस्ट जो है पर केजी 60 से 70 और कहीं पर तो 80 रुपये भी है। तो आप लगा सकते हैं कि इससे फार्मर्स को इनकम में कितनी वृद्धि हुई होगी। जी। तो सर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर हम आते हैं। सरकार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए क्या अपनी तरफ से स्टेप्स उठा रही है कि इसको प्रमोट किया जाए? जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के अलावा जितने भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्लांटिंग मटेरियल का। करेक्ट। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल अगर आप किसानों को दे दें तो उससे किसान जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। टेक्नोलॉजी जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन या HMNEH जो स्कीम थी, उसमें ऑलरेडी केवल स्टेट डिपार्टमेंट ही इन्वॉल्व नहीं थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ICR के जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी जो है ना एक पार्टनर के रूप में। और जितनी भी टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि बहुत सारे ICR के बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, बहुत सारे नेशनल रिसर्च सेंटर्स NRCs हैं, क्रॉप स्पेसिफिक NRC, जैसे NRC पोमग्रेनेट, NRC सिट्रस, तो NRC ग्रेप है। तो वो जो साइंटिस्ट ने या इंस्टीट्यूट ने जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसका जो है इसमें इन्फ्यूजन किया गया है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग जिसको हम प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, और प्लांटिंग मटेरियल जो डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें मैं आपको एक ऐड करना चाहता हूँ कि अभी भारत सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से एक बहुत बड़ी जो योजना लागू की है पिछले साल के बजट में, और इसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये ADB फंडेड प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडेड प्रोग्राम है। इसमें सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को सिलेक्ट किया है, आई थिंक 16-17 क्रॉप्स है अक्रॉस दी कंट्री। तो क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, एप्पल है हमारे यहाँ, जो उत्तराखंड में तो अराउंड 4 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर है। अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें तो 10 मैट्रिक टन के आसपास, 10 से 12। लेकिन अगर वर्ल्ड का एवरेज देखें तो 39 to 40 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर है। तो बहुत बड़ा गैप है, और उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो प्लांटिंग मटेरियल है वो एक्चुअली में वायरस इंडेक्सिंग से नहीं आता है, बहुत सारी डिजीज़। तो नेचुरली इट इज़ लाइक कि आप एक एनीमिक मदर से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए हेल्दी चाइल्ड। सिमिलरली जो आपका प्लांटिंग मटेरियल है वो अगर हेल्दी नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी उसमें फर्टिगेशन कर लें, इरिगेशन दे दें, लेकिन वो अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांटिंग मटेरियल का। और हमें उम्मीद है कि जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उससे अगर प्लांटिंग मटेरियल अच्छा होता तो आने वाले जो टाइम है उसमें हमारे देश में हॉर्टिकल्चर का जो एरिया प्रोडक्शन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक्चुअली मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि इनिशियली 17 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था, और आज की डेट में लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर हॉर्टिकल्चर में एरिया कवर हो गया है जी। लेकिन ये है कि अब बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे स्कोप जो है एरिया एक्सपेंशन में कम है। बिकॉज मुझे याद है कि जब 11th प्लान में प्लानिंग कमीशन ने उसमें कहा था
हमारा जो लगभग हमारे 141-142 मिलियन हेक्टेयर कल्टिवेबल एरिया है कंट्री में, तो उसका लगभग मैंने बताया जैसे कि अभी आज की डेट में 29 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 20% से ज़्यादा है। प्लानिंग कमीशन का ये कहना था कि हम बहुत ज़्यादा एरिया डाइवर्ट हॉर्टिकल्चर के लिए कर नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि आवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट बी एट स्टेक। सो एरिया, तो उसमें हमको क्या है, वर्टिकल, जिसको एक्सपेंशन का मतलब है कि वर्टिकल एक्सपेंशन मतलब इनहेंस इन प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, ये इंश्योर करना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे वही है कि हमको प्रोडक्टिविटी ही बढ़ा सकते हैं। एरिया का बहुत ज़्यादा स्कोप अप्लाई नहीं गया है। लैंड तो लिमिटेड है, लैंड इज लिमिटेड। और हमारा जो कल्टिवेबल एरिया है वो लगभग 141-142 पिछले कई सालों से जो है वो स्टैग्नेंट है। तो जैसे हम इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, आपका टेक्नोलॉजी की प्लांटिंग मेटल अच्छा हम ला सकते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये हमारी, और जैसे आपको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में नंबर 2 इन फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन जी, आफ्टर चाइना। तो सर जो फार्मर्स है वो अपनी इनकम एक्सपेंशन के लिए ऐसे कौन से रास्ते हैं या सरकार क्या मदद कर रही है, ऐसे कौन से नए टेक्नोलॉजीज है जिनको अभी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इनकम एनहेंसमेंट? देखिए, मैंने बताया कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, भारत सरकार की भी हैं, राज्य सरकार की अपनी स्कीम्स हैं। स्पेशली उत्तराखंड के बारे में अगर हम देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, स्टेट सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेक्टर भी है। हर डिस्ट्रिक्ट प्लान में कुछ पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट सेक्टर से भी आता है। जी, तो एक तो स्कीम्स हैं, और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और आईसीआर कोर्सेज हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में कराए जाते हैं जो फार्मर्स के लिए स्पेसिफाइड है कि इनकम एनहेंसमेंट के लिए, जैसे पीएचएम हो गया या कुछ और अलग टाइप की टेक्नोलॉजी जो फार्मर्स को दी जाती हो। देखिए, कोर्स ऐसा है कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे अपना पंतनगर है, जीवी पंत यूनिवर्सिटी है, एक हमारे यहाँ भरसार में हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, वो भी जो है, और उसके अलावा वो ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अपना, जैसे हमारा एक माली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है डायरेक्टेड जो चौबटिया में है, वहाँ पे 1 ईयर ट्रेनिंग जो है, मतलब मालियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उनको डिपार्टमेंट में, या बहुत सारे ऐसे वो है जैसे नगर निगम हो गए, है ना, उनमें भी हर उसमें, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे एमडीडीए है, तो उसमें भी वो लोग जाते हैं। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि मशरूम डायरेक्टेड है, वहाँ पे किसानों को भेजा जाता है। बी कीपिंग के लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेंटर, बी कीपिंग एंड मशरूम के लिए उत्तराखंड में ज्योलिकोट में डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अपने स्पेशल ट्रेनिंग है। उसमें किसानों को मतलब जिसको हम कह सकते हैं टेलर मेड प्रोग्राम से जो उनका दिया जाता है। जहाँ तक आपने कहा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग, तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए तो जो चौधरी चरण सिंह जो मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जयपुर में जी, वहाँ पे किसानों को और सरकारी कर्मचारियों को भेजा जाता है। सीफेट एक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो लुधियाना में है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। मैनेज एक है जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी किसानों को जो है, और इसके अलावा बहुत सारे जो आईसीआर इंस्टीट्यूट है, जैसे वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बनारस में है, तो वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर पूना में है, तो वहाँ पे किसानों को भेजा जाता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं। क्योंकि देखिए, ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी तो हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। नहीं, और वो इम्प्रूव होता जाता है, डायनामिक एनवायरनमेंट है उसका, डायनामिक एनवायरनमेंट है। तो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो है इन्फ्यूज़न किसी भी प्रोग्राम में,
और ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम केवल सरकारी ही हो, लोग अब नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में बहुत सारे, जैसे अभी उत्तराखंड में एक जायका का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, तो उसमें ऑफ कोर्स इनिशियली 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें लिए गए हैं पायलट बेसिस पे, तो उसमें भी वही है कि भाई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी उसमें आएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए उसमें लिए, जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, एक एरोपोनिक्स, जैसे हम कहते हैं कि पोटैटो ट्यूबर्स प्रोडक्शन, जो जिसमें कोई सीड डिजीज फ्री प्लांटिंग में बहुत बड़ा इश्यू है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो सर, आप हॉर्टिकल्चर को हमारे पूरे देश में आने वाले 10 साल में कितना विस्तृत या कितना एडवांस देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो सिस्टमेटिक जो शुरू हुआ था 2004-05 में जी, और उस समय जो उद्देश्य था कि 150 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्शन था, उसको डबल करना था जी, लेकिन अगर आज हम देखें कि आज 20 साल में ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया, बिकॉज 355 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ चुका है। जी, उसमें ऑफकोर्स एरिया एक्सपेंशन में एक का बड़ा रोल रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब एरिया एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि कल्टिवेबल लैंड बहुत फिनिश है, तो आने वाले जो हमारे 10 साल हैं, डेफिनेटली विद द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ensuring better planting material, seeds for the farmers, productivity will definitely enhance। और ये जरूर है कि जैसे अगर अगर 10 ईयर्स में, जैसे 20 साल में मोर देन डबल हुआ है, तो डेफिनेटली इससे भी जो 355 मिलियन है आज के डेट में, मुझे लगता है कि मोर देन 550 मिलियन हेक्टेयर तक जो है हमारा प्रोडक्शन जा सकता है बाय इन्वॉल्विंग दी न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, प्लस ब्रिंगिंग मोर एरिया, स्पेशली दी जिसको हम मार्जिनल एरिया कहते हैं, जहाँ की फील्ड क्रॉप्स जैसे ना वो कम हो सकती हैं, बिकॉज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स थोड़ा सा क्लाइमेट रेजिलेंट भी होती हैं जी, लेकिन एग्रीकल्चर में तो यू नीड एक्चुअली इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर फर्टिगेशन। तो इसमें यह है कि हॉर्टिकल अभी एरिया है, वैसे ऐसी बात नहीं, जहाँ हम फील्ड क्रॉप्स जैसे पैडी, व्हीट या जो और भी चीज़ें हैं, तो हम इसको डेफिनेटली एरिया एक्सपेंशन का भी कुछ ऐसा नहीं है कि गुंजाइश नहीं है इन द कंट्री। कुछ ऐसे क्रॉप्स सर आप सजेस्ट करें जो फार्मर आने वाले 10 साल में अपनी इनकम एनहेंसमेंट के लिए हार्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो? हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम एक आ रहा है, तो अभी जो हम बात करते हैं कि हमारे तो कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जी, जैसे अब अगर आप सब ट्रॉपिकल में देंगे तो मैंगो है, लीची है, गुआवा है और सिट्रस है, और अगर हम टेम्परेट में कहें तो आपका एप्पल है, पियर है, पीच, प्लम है, जितने भी ये क्रॉप्स हैं। बट कुछ जिसको हम जो एग्जॉटिक क्रॉप्स हम कह सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा सब एवोकाडो है जी, और उत्तराखंड में स्पेशली जो टेम्परेट क्लाइमेट है उसमें एप्पल की न्यू वैरायटी विथ क्लोनल रूट स्टॉक, जिसमें प्रोडक्टिविटी ट्रेमेंडसली इंक्रीज, जो हमारे प्रेजेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस से ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स तक उसमें बढ़ने का वो है। हमारे यहाँ जो है कीवी एक क्रॉप है जिसमें वेरीज क्रॉप्स, वैसे भी हमारे यहाँ मतलब वाइल्ड में बहुत सारे वेरीज होती हैं जी, लेकिन जो ब्लूबेरी है उसको हम जैसे एग्जॉटिक एक फ्रूट है, हाँ, उसको कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में है स्कोप, हम वालनट का बहुत बढ़िया स्कोप है, दो वालनट का थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट ये थोड़ा सा हार्डी क्रॉप है और इसमें वालनट का भी, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं। फिर उत्तराखंड का एक और है जो हमारे यहाँ पहले भी होता था, जो मिड हिल्स है। मोस्ट ऑफ द एरिया इन उत्तराखंड जो कल्टिवेबल है वो है मिड हिल्स में, और वहाँ की जो क्रॉप है वो है सिट्रस की, बहुत जैसे हम कागजी नींबू की बात करते हैं, हमारे यहाँ माल्टा होता है, उसके जगह पे अब एक न्यू वैरायटी जैसे वैलेंसिया है
हमारे एक और बड़ा नींबू होता है जिसको गलगल हम बोलते हैं। तो सिट्रस का बहुत स्कोप है, और ये क्या है कि सिट्रस इज ए थॉर्नी क्रॉप। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा एक्चुअली में जो पलायन का कारण भी है, एक तो यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है जी। तो किसान पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग, अगर एक गांव में पहले 100 परिवार थे तो आज वहाँ 20 ही रह गए। कम परिवार हैं तो कम कल्टीवेशन है, तो जितने भी जंगली जानवर हैं जिसमें बंदर हैं, सुअर हैं, और अगर प्लेन में देखेंगे तो नीलगाय हैं, हाथी हैं। तो कोशिश ये एक्चुअली में अभी किसानों को करना चाहिए, जैसे ट्यूबर क्रॉप्स है या बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मिर्च है आपका, जैसे भिंडी है, जिसको कि कोई भी जंगली जानवर भी नुकसान नहीं करता है। तो हमको किसानों को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि, क्योंकि अगर आपने, और जो जैसे मैंने बताया कि भाई सिट्रस है, इसमें थॉर्न्स होते हैं, तो इजीली जो है इवन बंदर भी वहाँ जाएगा तो थोड़ा बहुत एक आध बार उसको चुभेगा तो वो फिर दोबारा इतने इजीली नहीं आ पाएगा। तो ये है कि देखो हमारे वक्त के साथ में, और दूसरा सबसे बड़ा, आपने भले पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ, आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो है वो है क्लाइमेट चेंज का। तो अभी जरूरत है क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स का। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे जो है जिनमें, और ये मेरी आपके माध्यम से जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे ICR इंस्टीट्यूट है, उनसे भी एक हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिसर्च करके, बिकॉज क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स, न्यू वेराइटीज डिजीज फ्री हो, ड्रॉट रेसिस्टेंट हो। अब हो ये रहा है कि जहाँ पहले बारिश आती थी वहाँ तो अब सूखा पड़ रहा है, जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बारिश आ रही है। अब वो क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न पुराना चलता आ रहा है। आपने अगर सुना होगा कि एक टाइम पे जिसको बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ की बहुत सूखा होता था, आजकल आप देखें तो रेनी सीजन में वहाँ वास्तव में बाड़मेर में बाढ़ आती है। तो नेचुरली दी क्रॉपिंग जो हमारा वो साइकिल है या क्रॉप हमारे जो है वो भी हमको बदलनी पड़ेंगी। तो क्लाइमेट रेजिलेंट जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, नॉट ओनली फॉर हॉर्टिकल्चर, ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर, इवन एनिमल हस्बेंड्री में देखिए आप, फिशरीज में देखिए, सब जगह। तो ये चैलेंजेस तो हैं, वो उनको भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा। और जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर, एक कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस। एक्चुअली जो क्रॉप्स, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि कभी कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप का, और वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, इस साल किसानों ने बहुत ज़्यादा उसको उगा लिया, पता लगा मार्केट में गलट आ गया जी। तो अगले साल किसान सोचता है यार तो हमको प्राइस नहीं मिला, वो फिर उसको कम कर लेता है सोइंग जो है। फिर क्या होता है, फिर वो डिमांड बढ़ जाती है वो है। तो यही है कि फार्मर्स, और आजकल जैसे नॉट ओनली मार्केटिंग, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत बड़ा इश्यू है। तो उसका रीज़न क्या है कि फार्मर्स शुड एक्चुअली, जो कंज्यूमर का क्या डिमांड है, कौन सी वैरायटी, किस टाइप का फ्रूट्स है, कौन सी, जैसे वेजिटेबल्स में हम बोलते हैं कि एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं आजकल बहुत सारी हैं, जैसे है ना, तो उनको फार्मर्स को जो अपना क्रॉपिंग जो है वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही करें, देन उसके बाद ही उनको एक अच्छी प्राइस मिल सकती है जी। तो सर, हमारे यूथ के लिए आपका जो इतनी बड़ी यात्रा रही है, उससे आपने क्या सीखा? हमारे यूथ को कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? यूथ को स्पेशली जो एजुकेटेड और जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट में जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आपका MBA किया है, उनके लिए ये एक राय ये है कि देखिए, आप हर आदमी को तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता है। तो जो अपना जो है ना, आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई हैं, स्टार्टअप है, इसमें गवर्नमेंट फैसिलिटी भी देती है, लोन का फैसिलिटी है। तो अपना बिजनेस खुद करें। और उसमें मैंने जैसे पहले भी बताया था कि नर्सरी है, सीड प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और आपका अगर आपके पास एरिया कम है तो यू कैन गो फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस कल्टीवेशन में आप जा सकते हैं।
और जैसे मैंने बताया कि अगर आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप एग्रीकल्चर कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स लोग करते हैं। वैसे आजकल अभी आईसीआर ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को भी डॉक्टर का एक वो अपना वो कर दिया कि दे कैन ऑल्सो राइट डॉक्टर। ओके। हाँ, बीएससी एमएससी हैं, जैसे वेटनरी वाले लिखते हैं वैसे आप डॉक्टर लिखते हैं, तो एग्री क्लिनिक्स आप खोल सकते हैं जहाँ जहाँ आपको जो प्रोडक्शन क्लस्टर हैं। जी। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी इश्यू ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियां, नई नई बीमारियां, देखिए पुरानी बीमारियों का तो पता था, एक पर्टिकुलर जो है केमिकल उसके लिए था। अभी नई नई वैरायटीज आ रही हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में ये हमारा अभी आया था जो है कोविड आया था, बहुत टाइम लगा उसको कंट्रोल करने में। तो ऐसी प्लांट्स के लिए भी जो है नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो यह है कि भले ही हमारे देश में भी और विदेशों में भी उस पर रिसर्च हो रही है, तो जो नए ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे कि फार्म मशीनरी बैंक्स आप खोल सकते हैं। जी। जिस एरिया में आप रहते हैं उसमें गवर्नमेंट 80% सब्सिडी देती है, जी। जिसको हम बोलते हैं कस्टम हायरिंग। अब आपके एरिया में देखिए हर आदमी तो ट्रैक्टर नहीं रख सकता है या बड़ी बड़ी मशीन, तो आप एक फार्म मशीनरी बैंक्स बना के और कस्टम हायरिंग बेसिस पे किसानों को दे सकते हैं। ये भी एक इंटरप्राइज है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान करके कैसे हमारी जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उसके कितने नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उनके कितने फ़ायदे हैं, और जो क्रॉप्स हैं वो किस तरीके से हमारे फार्मर्स की इनकम को भी एनहेंस कर रही है और हमारे एनवायरनमेंट में भी एक एनहेंसमेंट कर सकती है। जिस तरीके से आपने बताया कि हम कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाए जिससे हमारे जंगली जानवरों का जो प्रकोप है वो भी कम हो सकता है। तो बहुत एक विस्तृत इंटरव्यू हमारा आपके साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप नई नई रिसर्चेज हमारे साथ में शेयर करते रहें। और धन्यवाद सर। धन्यवाद अखिल जी।